नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ। दरअसल पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह इन दिनों प्रचार के लिए मैदान में हैं। वीरभद्र सिंह इन दिनों कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वीरभद्र सिंह की माने तो इन चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। वीरभद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने। कि कांग्रेस में एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिनकी सियासत के विरोधी भी कायल हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह की। राजा वीरभद्र सिंह इन दिनों कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। किस रणनीति के तहत हम इन चारों सीटों पर काबिज होंगे? देखिए, इसके लिए कोई स्पेशल रणनीति नहीं होती है। जो भी अभियान है वो शालीनता के साथ होना चाहिए। इसमें कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। किसी के ऊपर गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। ये हमको संविधान के मुताबिक चुनाव कीजिए। जो जीतेगा, जिसको जनता चाहिए वो जीतेगा। भाजपा जो है वो खरगोश की मानिंद जो है वो इन चुनाव प्रचार में आगे बढ़ चुकी है और कांग्रेस अभी भी कछुआ की चाल से चल रही है। तो क्या ये कछुआ चाल जो वो खरगोश को मात दे पाएगी? ये तो कहानी है। इसमें वो कहानी जो है इस इलेक्शन में को मैं अप्लाई नहीं करती। विरोधी ये कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक इतना है इन दिनों कि भाजपा के जो दिग्गज, कांग्रेस के जो दिग्गज थे, उन्होंने किनारा ही कर लिया टिकट लेने से और उधार के प्रत्याशियों को जो है वो आगे मैदान में उतारकर बलि का बकरा बना दिया है। कितना इत्तेफाक रखते हैं सर आप? नहीं, गलत बात है। जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और सम्मान के योग्य हैं, मगर उनको लार्जर देन मैन कहना वो गलत है। और उनमें फंक्शन करने का उनका अपना तरीका है। डराना, धमकाना, ये करना, वो करना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये धमकी से इस चीज़ को लोग पसंद नहीं करते हैं। सर, चुनावों से पहले राजा वीरभद्र सिंह जो हैं वो सार्वजनिक मंचों पर अपनी मनपसंद के चेहरों का ऐलान भी करते रहे हैं। बावजूद इसके आज उनकी मनपसंद का एक भी चेहरा जो है वो मैदान में नहीं दिख रहा। तो क्या ये माना जाए कि हाईकमान में बब्बर शेर की पूंछ जो है वो कहीं ना कहीं कम होने लगी है, या वो नाम किसी की कभी था ना हूँ। मैं तो एक साधारण एक वर्कर हूँ पार्टी का और बहुत अच्छे मेरे संबंध थे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ, और जितने भी वरिष्ठ नेता हुए हैं मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो मुझे जानते थे और मैं उनको जानता था। सर, राजा साहब चारों सीटों की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं इन चुनावों में? मैं निराशावादी नहीं हूँ। हम जब कदम उठाते हैं तो वो जीत के लिए उठाते हैं, हार के लिए नहीं। जाहिर सी बात है, आशावादी ही होना चाहिए। तो इनकी आशा जो है वो 23 मार्च को पता चलेगी कि किस कदर जो है ये जो जीत का ऊंट है वो करवट लेता है। धर्मशाला से कैमरामैन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। वहीं राहुल गांधी पर विवादित बयान के बाद सतपाल सत्ती ने सफाई दी है। सत्ती ने कहा कि मैंने तो उल्टा ये कहा कि लोग सोशल मीडिया पर नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां ना करें, लेकिन मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। उस जनसभा के अंदर बोला कि राहुल गांधी जी अगर ऐसा बार बार बोलेंगे तो देश की जनता हमसे भी ज्यादा फिर जिसको आप लोग कहते हैं गुस्से में होती है, तो आदमी को अपने आप को भी सुनना पड़ता। और उसी जनसभा से मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि सोशल मीडिया का व्यक्तिगत नेताओं के बारे में आप लोग लांछन ना लगाएं और सोशल मीडिया का उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। लेकिन कांग्रेस क्योंकि मुद्दे बनाने में, झूठ बोलने में बहुत माहिर है, तो कांग्रेस ने एक ही लाइन को उठाया है, इस पूरी घटना को नहीं उठाया। मेरा कांग्रेस के लोगों से आग्रह रहेगा कि वो लोग उस घटना की, उस जनसभा की सारी कैसेट मंगाएं। उस कैसेट में किस संदर्भ में जो मैंने उदाहरण दिया, वहां पर मैंने व्यक्ति का उदाहरण दिया और मैंने ये भी बोला उसके अंदर, अगर वो पूरी पौने घंटे के भाषण को सुनेंगे, मैंने ये भी बोला कि जिस व्यक्ति ने जे राहुल गांधी जी के बारे में उसके अंदर लिखा है सोशल मीडिया में, वो व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं हो सकता है।
सतपाल सत्ती पूरा बयान सुनाने की बात कर रहे हैं। अब आपको वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर अब वो सफाई देते नजर आ रहे हैं। मैंने कहा लिखा क्या, बोल तो दो। कहते लिखा नहीं, आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, यदि मैं तो फिर बाहरी मन से मैं बोल रहा हूं, उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो उन्हें सीधा लिखा फेसबुक के ऊपर। दरअसल इस बयान के बाद सतपाल सत्ती कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। हर कोई उन्हें जुबान संभालने की नसीहत दे रहा है। सुनिए जरा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जो गलती हुई है उसके तुरंत ठीक करना चाहिए उनको और माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, हम एक सभ्य समाज में भी रहते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में बौखला गई है और भाजपा के राज्य अध्यक्ष ने तो तमाम सीमाएं लांघ दी हैं और इतिहास को कलंकित कर दिया है। ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी ने अगर रखने हैं तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है और ये क्या कारण थे कि वो इस तरह का बोल गए। ये उनकी जो हड़बड़ाहट है और घबराहट है, कांग्रेस पार्टी की जो मूवमेंट चली है, प्रचार चला है, ये उसको देख करके वो अपना आपा खो बैठे। नसीहत तो आपने सुनी, लेकिन भाषा की मर्यादा को लेकर कुछ नेता नसीहत देने के चक्कर में उनकी खुद की जुबान से बेतुके बोल निकाल रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं एक नसीहत देना चाहता हूं कि आप अगर देश की संस्कृति की बात करते हो तो सुसंस्कृत होना सीखो। ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई भाजपा का राज्य अध्यक्ष इस ढंग से जो है इस भाषा शैली में बात करेगा और उस समय पे जहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई हैं। और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का नोटिस ले और खुद भी इसके लिए माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी इस पे आंदोलित है, इसका वर्कर आंदोलित है, इसकी चुनाव आयोग में भी शिकायत की जाएगी, इसकी FIR भी करवाई जाएगी और ये हिंदुस्तान की जो है चुनावी परंपराओं के खिलाफ है, आदर्शों के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चूक जो है भाजपा के राज्य अध्यक्ष। ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनका जो आजकल दिमाग खराब हो चुका है। जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, ये जो बातें हैं हिमाचल का सर झुकाने वाली बातें हैं। दरअसल भाषा की मर्यादा तार तार करने वाले नेताओं के बचाव में उनके साथी भी उतर रहे हैं। कोई विरोधियों को नसीहत दे रहा है, कोई मीडिया को, लेकिन बिगड़े बोल पर माफी तो छोड़िए, उसे गलत बताने वाला सियासी गलियारों में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। जहाँ तक वो कहते हैं कि सतपाल सिंह सत्ती ने गाली दी है, कुछ दिया है, वो कंटेंट तो हमको बताया नहीं कि उन्होंने गाली में क्या कहा है। जहाँ तक बार बार यही आ रहा है कि मीडिया में कि जी उन्होंने गाली दी है, अब ये केवल कहने से नहीं होगा, वो कंटेंट हमारे सामने लाएं कि उन्होंने कहा क्या है। मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जो है 3 बार के MLA हैं और पार्टी में बड़े वरिष्ठ हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी परिषद से निकले हैं, तो वो असभ्य और अमर्यादित भाषा को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को यह एक नसीहत देना चाहते हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने अध्यक्ष को ये समझाएं कि वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द, अमर्यादित शब्द और अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा वो दूसरों से अच्छे शब्दों की अपेक्षा नहीं कर सकते। को भी और बाकी राजनीतिक दलों को भी भाषा की बजाय इतना संयम रखना चाहिए भाषा पर कि आप नीतियों पर बात तो करो, व्यक्ति पर क्यों करते हैं। तो मुझे लगता है शुरुआत कहीं ना कहीं से गलत हुई होगी और कहीं ना कहीं उसमें फिर आगे बढ़ता है और कई जगह मीडिया भी मिसकोट करता है। तो पूरे बयान को जरूर दिखाना चाहिए, किसी का बयान भी हो तब जाकर सच्चाई सामने आती है। और भाषा की मर्यादा के सवाल पर हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा और कहा कि अनुराग ठाकुर को भी बेस्ट सांसद का पुरस्कार इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने संसद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गालियां दी और अब राहुल गांधी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बेतुके बयान बताते हैं कि उनकी भाषा भी अनुराग ठाकुर से प्रेरित है। और शायद अनुराग ठाकुर जी को जो बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला है
वो इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को गालियां निकाली, और उसका प्रमाण ये मिल रहा है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष जो है वो राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है, गालियां निकाल रहे हैं। और जो हमारे मैं कहूँगा धार्मिक संस्था के बारे में जो ये कह रहे हैं कि जी वो चुनाव के समय में जो है वो भी शराब पीते हैं, ये मैं कहूँगा ये बड़ा घटिया बात है, विचारधारा के खिलाफ ये बात है। और सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन चुनाव सिर्फ 230 सीटों पर लड़ रही है, जबकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हारने की स्थिति में कांग्रेस ने ईवीएम और इलेक्शन कमिश्नर पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस का देश में हाल है कि 273 सीटें जीतने के लिए चाहिए, लेकिन 230 पे लड़ रही है, और इस बार भी सरकार बनने की स्थिति में नहीं है। अब उन्होंने एक नया बहाना ढूंढा, कहीं ईवीएम का, कहीं पर इलेक्शन कमिश्नर का। हार सामने दिखती हो तो हड़बड़ाहट और इस तरह के बयान आने दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू जी कल दिल्ली गए थे और कुछ विपक्षी दल, साफ नजर आ रहा है फिर एक बार मोदी सरकार आ रही है। वहीं मंत्री पद से इस्तीफे के बाद अनिल शर्मा पर पार्टी छोड़ने का दबाव है। कई बीजेपी नेता घेराबंदी करके उन्हें विधायक की कुर्सी छोड़ने के साथ साथ पार्टी छोड़ने की सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन अनिल शर्मा ने साफ कह दिया कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। अगर उनसे किसी को परेशानी है तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। इसके साथ ही अनिल शर्मा ने जयराम ठाकुर को सलाहकारों से दूर रहने की सलाह दी है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब सदर से भाजपा के विधायक अनिल शर्मा पर भाजपा के जितने भी नेता हैं वो दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें अब भाजपा के विधायक पद से भी इस्तीफा देकर जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए। इस वक्त खुद अनिल शर्मा जी न्यूज 18 के साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर पहले तो न्यूज 18 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अब आपको जो है वो भाजपा के विधायक पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा जो है चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर लड़ा हूं और पूर्व में कांग्रेस के चुनाव निशान पर लड़ा हूं। आज वो कहते हैं कि एक सीट जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए आपके नेता शांता कुमार जी ने ये जो है अपने पत्रकार वार्ता में कहा कि मुझ पे दबाव था कि पंडित सुखराम जी के परिवार को जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए। तो क्या कारण थे कि उन्होंने ये बात जो है अपने प्रेस वार्ता में कही? इसका कारण यही था कि वो कहते हैं इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया जाए। इसका मतलब दबाव था आप पे कि जो है पंडित सुखराम को परिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर जो है मंडी से सीट भारतीय जनता पार्टी के नाम की जाए। आज आपको लगता है कि आप मुझसे कहते हैं कि अपने चुनाव लड़ें, ये मेरी जरूरत है कि मैं चुनाव लड़ूं। यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मेरी उनको जरूरत नहीं है तो निष्कासित कर दें पार्टी से। और मैंने 5 साल के लिए मैंने चुनाव लड़ा है और 5 साल के लिए जो है विधानसभा के अंदर अपने चुनाव क्षेत्र का मैं पक्ष रखूंगा। आज जो एडवाइजर बने हुए हैं उन्होंने कहा कि 5000 आदमी मैंने यदि धूमल जी के वक्त जो है गठबंधन के वक्त लगाए थे, अनिल शर्मा को मैं मांगता रहा, 2000 आदमी की लिस्ट मांगता रहा। आपको महेंद्र सिंह जी कमलाही जो देवता आपका जो धर्मपुर से है उसकी कसम खाएं और मैं भी छेरा देवता की कसम खाता हूं कि आपने यदि मुझे ये बात कही होगी कि यदि मेरे नहीं आपने लगाए तो क्या धूमल जी के लगाए थे? उस वक्त ना धूमल जी के लगाए ना मेरे लगाए थे आपने, केवल जो लगाए थे धर्मपुर के लोग लगाए थे आपने। आज भी आप जो है आईपीएच के अंदर आपने किस बैकडोर से आप जो है वहां पर लोगों को लगा रहे हैं वो सभी जानते हैं। यदि केवल आईपीएच में आप वहां लगा सकते हैं तो क्या बोला आप सदर के अंदर लोगों को नहीं लगा सकते थे? कि आपने महेंद्र सिंह ठाकुर जी का जो नाम लिया, ये वही एडवाइजर है जिनका आप पहले जिक्र कर रहे थे, जो धूमल सरकार के वक्त भी आप कह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये एडवाइजर जो है सत्ता के अंदर जो एडवाइजर करने आगे आते हैं और केवल अपने मतलब तक सीमित होते हैं। अच्छा, सीएम साहब ने यह भी कहा कि आप पहले पर्दे के पीछे काम कर रहे थे अपने बेटे के लिए और अब भी आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनके मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के वो नेता हैं और मैं तो कहूंगा कि यदि उनको लगता है कि पर्दे के पीछे तो मेरे पीछे एक साथ में सीआईडी लगा दें, साथ में उठा दें। मैं घर में बैठा हूं, आप देखते हैं घर की ड्रेस इसके अंदर है, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूं, तो कम से कम इस बात को लेकर चलें। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें वो कहते होंगे जरूर, क्योंकि कुछ चाटुकार ऐसे लोग हैं जो मैंने मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ, उनके कान भरते होंगे, उनके पास ये बातें होंगी कि हमें फोन कर रहा है, हमें ये कर रहा है। तो इस तरह की बातें करके जो है वो करें, उसमें मुझे कोई डर नहीं है।
मैं उनको कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, आप पहले जब आपको जब लगता था तो पार्टी से भी निकाल सकते हैं मेरे को, अब निकाल दें पार्टी से। अब मैं घर में भी नहीं बैठूं, इस तरह की बातें आप करेंगे चुनाव के अंदर। मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, मैंने कहा था कि मैं उसका विरोध नहीं कर सकता हूं, तो केवल घर बैठना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया। अब इन्होंने बड़ा खुलासा किया, जो कुछ समय पहले इन्होंने कहा था कि सीएम साहब को जो है वो अपने सलाहकारों से बचने की जरूरत है, उन सलाहकारों का इन्होंने खुलकर जो है वो खुलासा कर दिया है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में गठबंधन को लेकर ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच ये ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है। राहुल ने केजरीवाल पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि गठबंधन के लिए दरवाजे अब भी खुले हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। केजरीवाल ने पूछा कि मैंने कौन सा यू टर्न लिया और गठबंधन आपकी इच्छा नहीं थी, मात्र दिखावा था, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया। ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच। खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी पंकज कपाही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। और पंकज, इन तमाम बयानों के बाद समझना ये चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा है और साथ में ऑफर भी दी है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ये समझ नहीं पा रही कि वो कांग्रेस जो है वो गठबंधन करना चाहती है या दरवाजे जो है वो बंद हो चुके हैं। राहुल गांधी ने साफ किया कि अगर गठबंधन होगा तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि अलायंस जो है वो दिल्ली में ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में भी जो है वो गठबंधन होना चाहिए। तो ऐसे में लगता नहीं है कि गठबंधन हो पाएगा, लेकिन ट्विटर वार सोशल मीडिया पर जरूर दोनों सियासी पार्टियों के नेताओं की तरफ से, प्रमुख नेताओं की तरफ से जो है वो खुलकर अब सामने आ चुकी है। पंकज, लेकिन हर स्टेट के हिसाब से यूं कहें कि क्योंकि इस बात का आम आदमी पार्टी की तरफ से जिक्र भी किया गया था जब आपकी बातचीत हुई कि हर स्टेट के हिसाब से जो सिचुएशन है उस हिसाब से शर्तें मंजूर करने लायक नहीं थी, लेकिन अब जो एक बार फिर से ट्विटर वॉर शुरू हुआ उसके जरिए क्या समझे कि राजनीतिक हालात क्या नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए? क्या इस तरह की गठबंधन की सुगबुगाहट एक बार फिर शुरू होगी? देखिए, दोनों पार्टियों ने इंटरनल जो सर्वे करवाए हैं उसमें यही जानकारी मिली है कि अगर इकट्ठे मिलकर चुनाव नहीं लड़े तो हार का सामना जो है करना पड़ सकता है। खासतौर पर दिल्ली में, दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी के पास हैं। 2014 में बीजेपी जीती थी और इस समय भी जो हालात है, अगर गठबंधन नहीं होता तो जो है वो बीजेपी एक बार फिर से जीत सकती है। इसीलिए दोनों सियासी पार्टियां चाहती हैं कि दिल्ली में गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि सिर्फ गठबंधन दिल्ली तक ही सीमित रहे। कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि आम आदमी पार्टी ने जब से बयान दिया है कि किसी भी स्टेट में गठबंधन नहीं होगा, क्या अब ये कहेंगे कि वो जल्दबाजी हुई बयान में? बहरहाल, फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है। गठबंधन को लेकर अब तमाम बयानबाजी सामने आ रही है। आने वाले वक्त में इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।